नैब अमेंडमेंट्स। नैब का दायरा पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा से मुतनाज़ रहा और स्पेशली इमरान खान साहब के दौर में उसका जिस तरह इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से सियासी मुखालिफिन को रगड़ा लगाया गया, उसके बाद वो सियासी मुखालिफिन जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शामिल थे, जैसे ही वो PDM के नतीजे में दौर इक़्तिदार में आए, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, नैब को इन अ वे टूथलेस कर दिया। जो अमेंडमेंट्स उन्होंने की थी उससे उनके केसेस ख़त्म हो गए और इसी बात को बेस बनाते हुए इमरान खान साहब ने उन अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर दिया। अच्छा, उनको तो उस फैसले पर जो इमरान खान साहब ने जो पिटिशन लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की बात सुन ली और उन अमेंडमेंट्स को कलअदम कर दिया। अच्छा, उसके बाद निगरान हुकूमत आई। निगरान हुकूमत ने उसको फिर इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए जो फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने दिया उसको चैलेंज कर दिया। वो कहते हैं ना, गेंद सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। इस तरह से ये केस चलता रहा। उसकी जितनी भी समातें हुई, 3 रुकनी बेंच जिसमें 2-1 से जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला दिया था, अब उस पर 5 रुकनी जब लार्जर बेंच बैठा है तो 5-0 भी थे और नहीं, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मंसूर अली शाह, उस वक्त उन्होंने उससे इख्तलाफ किया था फैसले से। उन्होंने एक नुक्ता उठाया था जिससे आज हम देख रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इन अ वे सेकेंड किया है, इजाफी नोट लिखा है, कुछ सवालात उठाए हैं। अच्छा, 5-0 से ये फैसला आया है, 5-0 से, और ये 6 जून को महफूज किया गया था। अब आप देखें, जून से लेकर आज तक जितने भी मराहिल तय हुए, अब आज जो ये फैसला आया है इस पे हैरत अंगेज बात ये है कि नून लीग को भी रिलीफ मिल रहा है, पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रिलीफ मिल रहा है। लेकिन इमरान खान साहब एक तरफ खुश हैं, वो कह रहे हैं मेरे तो दोनों केसेस ख़त्म हो गए, तोशाखाना 2 भी और अलकादिर ट्रस्ट केस भी, लेकिन NRO 2 भी उनको मिल गया, यानी इस हुकूमत में जो लोग बैठे उनको भी मिल गया। मुझे आपसे ये जानना है कि इस फैसले के असरात क्या होंगे नैब पर भी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। हाँ जी, इसमें 2-3 चीज़ें रह गई, मैं इजाफा कर दूँ जी। एक ये कि इमरान खान ने हाल ही में एक बयान दिया था जी कि इस केस का फैसला उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मुझे कन्विक्ट नहीं कर दिया जाएगा इन दी 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादिर ट्रस्ट केस में। जब वो हो जाएगा तो फिर जज जो है वो इसका फैसला दे देंगे हुकूमत के हक में। मगर और काजी फायजी साहब इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं। आज जो उन्होंने फैसला दे दिया और वो फैसला आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि वो खान साहब के हक में भी है कि अब खान साहब के ऊपर जो नैब के केसेस थे वो भी नहीं चल सकेंगे, बिकॉज जो 190 मिलियन पाउंड वाला है वो तो मतलब कोई नहीं केस चल सकते उनके ऊपर। तो अब ये इस किस्म के इश्यूज बन चुके हैं। खान साहब जो कन्वीनियंट होता है वो बात कर देते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि NRO उनको मिल गया है जी, NRO 2 मिल गया और क्या इनको जो फैसिलिटी मिल गई है या सहूलत मिल गई है उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जज हजरात ने जो फैसला किया है वो ये कहा है कि जो बंदयाल साहब ने जो फैसला दिया था जी, वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर दिया था कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जी। तो यहाँ इन्होंने ये कहा है कि कोई वायलेशन नहीं हुई फंडामेंटल राइट्स की या इस किस्म की चीज़ थी, ऑर्डिनरी तरमीम है। पहले 10 करोड़ रुपए के ऊपर था, अब 50 करोड़ के ऊपर कर दिया। अगर उस वक्त 10 पे इतराज़ नहीं था तो 50 पे क्यों इतराज़ है? या तो कोई क्राइटेरिया 10 करोड़ का होता तो उसके ऊपर जो होंगे वही देखे जाएंगे या उससे कम होंगे जो देखे जाएंगे एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, कानूनी फ़ैसला है। अब आपको पसंद आए या ना पसंद आए, कोई छुटता है कोई पकड़ा जाता है, ये तो अलग बात है। मगर देखिए, आपने कहा कि इमरान खान और PDM गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और ये केसेस, एक्चुअली मुशर्रफ के ज़माने में नैब बनी थी जी। और जब ये नैब बनी थी तो ये सियासतदान जो थे उस वक्त के, उसमें इमरान खान तो नहीं था, नवाज शरीफ की पार्टी थी और पीपल्स पार्टी थी, इन्हीं को धरा था इनके अंदर। और उसके बाद बहुत से इस किस्म के इश्यूज़ भी हुए और बड़ी नैब के अंदर करप्शंस भी और इनकॉम्पिटेंसीज भी नज़र आई। उस वक्त जनरल्स यूज्ड टू रन नैब, वो तो बाद में सिविलियंस को इन्होंने अपॉइंट करना शुरू किया और अब
तो इस किस्म की सिचुएशन है। जजेस ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट का हक है वो कानून बनाए जी। हम कौन होते हैं उस कानून को चैलेंज करने वाले? गेट कीपर का किरदार हम गेट कीपर्स नहीं है पार्लियामेंट के। ये मैं समझता हूँ पहली दफ़ा ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है ना आयशा, हम कहते हैं कि जजेस आर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बंदयाल साहब ने किया सारा वक्त यही तो इल्ज़ाम था उनके ऊपर। एक जजमेंट नहीं, काफ़ी जजमेंट थी जिसके अंदर उन्होंने आइन लिखनी शुरू कर दी थी, और वो आइन इस तरीके से लिख रहे थे कि इमरान खान को फ़ायदा हो रहा था और PTI को फ़ायदा हो रहा था। तो अब ये जो जजमेंट है इसके अंदर बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि हम 2-3 बातें कही हैं ना। पहली बात तो ये कही है कि हम कौन होते हैं गेट कीपर पार्लियामेंट के। एक्चुअली पार्लियामेंट गेट कीपर है मुल्क का, ठीक है, पहली बात तो ये। तो हमें ये लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कानून को। जो कानून वो बनाते हैं उसका हक है। अगर ये कानून बनाते हैं और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ कोई कानून बना देते हैं, दोनों कानून जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा। तो इस पार्लियामेंट ने बनाए वो अपनी मौक़िफ़ चेंज भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ पार्लियामेंट आ सकती है, मुख्तलिफ सिचुएशंस राइज़ कर सकती हैं। तो दूसरी बात उन्होंने एक और बड़ी अहम की है, वो ये कह रहे हैं कि हमें अगर एक ऐसा कोई केस आता है जहाँ कुछ शक शुबा है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है या उसके हक़ में है, तो हमें जो फैसला करना है वो हम पार्लियामेंट के हक़ में करें, उनके ख़िलाफ़ ना करें। देखिए कितना बड़ा बयान है ये। बिल्कुल। तो ये पहली दफ़ा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, नॉट सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये फ़िलासफ़ी जो है इसको आर्टिकुलेट किया गया, और आइन के अंदर भी यही फ़लसफ़ा है। वो तो थोड़े गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम and stands above parliament. तो इसलिए I think this is a good judgment for these reasons. अच्छा। देखिए पार्लियामेंट जो भी हो, गंदी हो, अच्छी हो, रिग्ड हो, नॉन रिग्ड हो, आफ्टर ऑल ये कोई नई बात नहीं है। कौन सी पार्लियामेंट आज तक हुई है जिसको सारी कौम ने एक्सेप्ट किया है? हर एक के ऊपर तो इल्ज़ाम लगता है कि ये रिगिंग की रिज़ल्ट है ये पार्लियामेंट। अगर 90 की दिहाई में बेनज़ीर और नवाज शरीफ की पार्लियामेंट्स को इल्ज़ाम लगता था कि वो रिग्ड है, तो मुशर्रफ की पार्लियामेंट के ऊपर भी लगा, जनरल ज़िया की शोदा क्या था वो मजलिस शूरा जो था उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा, अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसी के ऊपर भी लगा। तो क्या है इस मुल्क में, एवरी टाइम यू हैव एन इलेक्शन इल्ज़ाम लगता है ऑफ रिगिंग। बांग्लादेश ने भी रोना धोना इसीलिए किया था। तो अब बात यह है कि अगर इलेक्शन में रिगिंग ना हो तो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग हो जाती है। कुछ ना कुछ ट्यूनिंग चलती रहती है। तो अब एक दफ़ा हुकूमत बन जाए तो उसको फिर गिराना नहीं चाहिए, उसको फिर अपने 5 साल पूरे करने देने चाहिए। अच्छा। बिकॉज कोई भी यहाँ सेक्रेट नहीं है, एवरीथिंग इज अप फॉर ग्रैब्स। मगर कोई स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए इस मुल्क में, और जब वो नहीं होती तो फिर क्या होता है, फिर इंटरवेंशन हो जाती है मिलिट्री की। वो आते हैं 10 साल बैठ जाते हैं, उनको कोई चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता, वो PCO निकाल देते हैं, जजेस फारग हो जाते हैं, अपने जजेस ले आते हैं। तो फिर ये फ़ायदा क्या है इससे कोई झगड़ों का? इट्स टाइम वी सैट डाउन एंड एस्टैब्लिश सम रूल्स ऑफ द गेम, इसके अंदर आइन अपनी जगह पे, जुडिशरी अपनी जगह पे, पार्लियामेंट अपनी जगह पे। या तो हो ना हम कहें कि जी एस्टैब्लिशमेंट इज़ प्योर, पार्लियामेंट इज़ प्योर, जुडिशरी इज़ प्योर, ब्यूरोक्रेसी इज़ प्योर, और इनको अगर आप हिलाएंगे तो गड़बड़ होगी। ऐसी सूरत हाल नहीं है, आइडियल सिचुएशन नहीं है, नहीं है ही नहीं है। नोवेयर इन द वर्ल्ड आर इंस्टीट्यूशंस प्योर, इट्स मोर और लेस प्योर और मोर और लेस इम्प्योर। और हमारे यहाँ तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि जिसके ऊपर दाग ना लगा हो। किसी न किसी स्टेज पे बड़े सीरियस दाग लगे हैं जिनको आप स्टेन रिमूवर के साथ भी नहीं रिमूव कर सकते। वो कहते हैं ना कि लेमन एंड बेकिंग सोडा डाल दें और विनेगर डाल दें तो उसके साथ सारे स्टेन्स जो है रिमूव हो जाते हैं। यहाँ नहीं होते रिमूव, तारीख में लिखे जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे करने की कोशिश भी बहुत कम हुई है ना, जब दाग मिटाने की कोशिश की गई तो सिर्फ एक भुट्टो रेफरेंस में हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इजाला करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात आगे नहीं बढ़ी। नहीं, वो रिमूव इस तरीके से करते हैं कि उनके खिलाफ जो आपने बैड फैसले दिए होते हैं, फिर अंडर प्रेशर आके अपना फैसले को रिवर्स कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें बहुत देर हो चुकी है, 10 साल लग जाते हैं। वैसे आपने ये अच्छा याद करवाया कि इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले ही याद किया था कि ये नैब अमेंडमेंट्स केस का फैसला नहीं आ रहा, और हैरत अंगेज बात, फिर उसके बाद कॉज लिस्ट जारी हुई और ये फैसला हो गया। अब उन्होंने जो इस बारे में मीडिया से गुफ्तगू किया, जाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे कि उन्हें गलत फहमी हुई थी, उन्होंने जिस बात में आके ये बयान दे दिया, क्योंकि अब जाहिर है वो दूसरी तरफ जाएंगे ना कि NRO 2 दे दिया हुकूमत को। लेकिन वो साथ ही कह रहे हैं कि हमारा तोशक खाना का नया केस फारिग हो गया क्योंकि उसकी मालियत
शायद 11-12 करोड़ है। और उन्होंने कहा है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अच्छा, वो कह रहे हैं मुझे तो खुशी मनानी चाहिए, लेकिन वो इस बात से भी खुश नहीं है कि उधर NRO 2 क्यों मिल गया। अब जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है, अब ये जो नैब अमेंडमेंट हुई थी वो ये कहती है कि कैबिनेट के किए गए डिसीजंस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो इस वजह से ये समझ रहे हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तो इमरान खान साहब के खिलाफ क्या बचा? सही है। देखिए, अगर ख़त्म ना हो केस 190 मिलियन वाला जी, तो वो तो कैबिनेट की अप्रूवल है उसमें तो वो और बात है, देखा या नहीं देखा, मगर अंगूठा तो लगा दिया ना जी। तो क्या आप सारी कैबिनेट को नैब के अंदर या किसी और के कानून के अंदर डिस्क्वालीफाई कर देंगे? नहीं हो सकता। तो इसलिए लोग ये कहते हैं कि ये जो केस है 190 मिलियन वाला, ये इसमें कोई सज़ा मुश्किल ही लगता किसी को हो। अच्छा। अगर होगी भी तो ओवरटर्न हो जाएगी, बिकॉज प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। अच्छा। और ये जो कानून अब ओके हो गया ना कि अगर काबीना ने कोई चीज़ की है जी, तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर को होल्ड नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज एक ज़माना था कि व्हेन प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजंस कुड बी चैलेंज्ड, मगर साकिब निसार साहब ने फिर एक फैसला दिया कि ये दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर, दिस इज़ अ गवर्नमेंट बाय कैबिनेट। बिल्कुल। आज इसलिए ये होता है कि अगर चिड़िया ने भी उड़ना हो ना तो वो कैबिनेट की अप्रूवल ज़रूरी होती है। अच्छा। अब उन्होंने एक नया सिस्टम बना लिया है, प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी मैं फैसला किया, ठीक है जी, कि अप्रूवल ले ले। वो करते क्या है कि एक ईमेल डालते हैं जिसे कहते हैं सर्कुलर। अच्छा। वो सारे कैबिनेट मेंबर्स को ईमेल चली जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहे हैं, आप मेहरबानी करके अपना ओपिनियन इस पे दे दें, ओके या नॉट ओके। मगर साथ ये भी लिखा होता है कि अगर आप कोई जवाब नहीं देंगे तो हाँ समझा जाएगा, तो हाँ समझा जाएगा। ये बाय द वे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर भी यही रूल्स हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर भी यही है कि आपने बोर्ड से इजाज़त लेनी होती है हर बड़े फैसले की, स्पेशली फाइनेंस रिलेटेड और लीगल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो आप अगर बोर्ड को लिखते हैं कि जी हमें इसकी इजाज़त चाहिए, तो अगर जवाब ही नहीं आता 5 मेंबर्स से बोर्ड आपका 8 मेंबर्स का है और 5 मेंबर्स जो हैं वो जवाब ही नहीं देते और 3 कहते हैं कि नो, तो जिन्होंने जवाब नहीं दिया होगा उनको यस ट्रीट किया जाता है और वो रेजोल्यूशन पास हो जाती है। तो ये एक कंडीशन है इन सर्कुलर्स कि अगर आप जवाब नहीं देंगे इट विल बी टेकन टू मीन ए यस। तो अब सारे कैबिनेट के जो भी फैसले शहबाज शरीफ साहब अनाउंस करते हैं, जो उनके ऊपर सबकी कैबिनेट की अप्रूवल होती है बाय सर्कुलर रेजोल्यूशन। अच्छा, तो अब नैब का जो वजूद है, सेठी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब नैब को हमेशा इकोनॉमी के लिए ख़तरा करार देते रहे। वो कहते थे नैब के होते हुए तरक्की नहीं हो सकती, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते थे कि इक़्तिदार में आके नैब को हम ख़त्म कर देंगे। अब जो इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं उसमें कैबिनेट के डिसीजंस को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, बारे सबूत नैब पर डाल दिया, रिमांड 90 से कम करके पहले 14 दिन, फिर दोबारा तरमीम करके 30 दिन किया, फिर जो नामजद मुल्ज़िम है उसकी ज़मानत का इख्तियार हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच से लेकर एहतसाब अदालत मुंतकिल कर दिया, फिर 50 करोड़ की एक लिमिट दे दी, मालियत दे दी। इसके बाद नैब कैसे करप्शन केसेस को डील करने के? एक्चुअली नैब की ज़रूरत भी नहीं है। फिर देखिए, हर डिपार्टमेंट, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होती है। तो अगर उस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, न्यूट्रल लोग लगा दिए जाए वहाँ। अच्छा। अगर नैब में न्यूट्रल लोग लग सकते हैं तो वहाँ भी लग सकते हैं, और नैब को तो एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया गया। यही बात कही गई डिसीजन। तो यही तो इसलिए मेरा ख्याल है अब नैब की यूटिलिटी ख़त्म हो चुकी है। इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है पहले दिन से। और जहाँ सियासी तौर पे नहीं किया गया, जहाँ जेन्युइनली बिजनेसमैन और कमीशन एजेंट्स और इस किस्म के लोगों के ऊपर केसेस हुए हैं, इंपोर्ट में ये कर लिया, एक्सपोर्ट में ये कर लिया, नैब केस बन गया, तो वहाँ आम तौर पे ये हुआ है कि 90% या 80% केसेस में उन्होंने प्ली बार्गेनिंग की है। अच्छा। क्योंकि नैब प्रूव नहीं कर सकी, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकी, एविडेंस नहीं इकट्ठी कर सकी जिस किस्म की एविडेंस अदालत में खड़ी हो, तो वो करते कि ऐसे जेल में डाल देते थे, नैब की जेल में, और रिमांड लिए जाते थे, उनको कोई छोड़ने वाला नहीं था। साल लोगों को रखा, फवाद को रखा, एंड सो ऑन एंड सो चीमा को रखा, और बहुत से लोगों को रखा अंडर नैब, हमारे अपने पॉलिटिशियंस को रखा जी। साद रफीक साहब भी उनके पास रहे, सब लोग सब चक्कर लगा के हुआ है, शायद खाकान अब्बासी साहब, हाँ, मिफ्ता वगैरह ये सब हुआ है। तो अब बात ये है कि नैब शुड बी एबॉलिश्ड।
मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल को अगर ये कर भी देते, इनका इरादा तो यही था कर देंगे, मगर शोर पड़ जाना था ना कि लो जी अपने केसेस ख़त्म करने के लिए किया। तो मेरा ख्याल है इन्होंने 2 स्टेप अप्रोच ली थी कि पहले स्टेप में हम थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देते हैं, आगे जाके देखा जाएगा हम सब खत्म कर देंगे। अच्छा। पहले तो इमरान को भी फंसाया जाए उसके अंदर, नैब के अंदर, फिर जब हम ख़त्म करेंगे तो हम कहेंगे सिर्फ हमारा तो नहीं, तो इमरान भी तो उसमें बच गया ना। हमने तो इन प्रिंसिपल फैसला कर लिया। तो मेरा ख्याल है दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अगली स्टेज आ सकती है व्हेन नैब इज गॉट रिड ऑफ। मगर मेरी ये प्रेडिक्शन है कि अगर इमरान खान फिर पावर में कभी आ गया तो वो एक फिर नैब बना देगा। अच्छा, नाम तब्दील करके। नाम तब्दील करे या ना करे, फिर बंद करके सबको अंदर कर देगा। अच्छा। हाँ, उसका मकसद ही है कि इनको वाइप आउट करना है। एविडेंस है या नहीं है, बस लोगों को जहन में ये है कि ये करप्ट है, मैं नहीं हूँ, अल्लाह खैर तरी चलो सारे नो। अच्छा। एंड दैट्स हिज फिलॉसफी। इसीलिए वो आज भी डेमोक्रेटिक रूट नहीं इस्तेमाल करना चाहते टू कॉम्प्रोमाइज एंड टू सिट अक्रॉस द टेबल विद ऑल पॉलिटिशियंस। आर्म ट्विस्टिंग के लिए चाहिए कोई देखिए ना ना, कोई सिंध के अंदर तो खान साहब को नहीं ना वोट मिला, ठीक है ना, वहाँ तो पीपल्स पार्टी को वोट मिला है, या एमक्यूएम के लोगों को मिला है, या जमात इस्लामी को मिला है, जेयूआई को थोड़ा बहुत मिला है, एंड सो ऑन। इंडिपेंडेंट्स भी हैं, खान साहब को मिला थोड़ा बहुत बट नॉट मच। तो अगर एक पूरी प्रोविंस जो है इज़ नॉट विद खान, इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी पीटीआई जो है पिटी हुई है, बट वहाँ ज़्यादातर इंडिपेंडेंट्स हैं, नून लीगर्स हैं, बलोच नेशनलिस्ट हैं, एंड सो ऑन, ट्राइबल लीडर्स हैं। जेयूआई पे कि अब पंजाब में है ना जहाँ जंग थी, जहाँ नून लीग और पीटीआई में, तो अब वहाँ जाहिर है कि वो जंग जारी रहेगी, और वो आगे जाके जंग जो है वो अगर इमरान खान साहब सर्वाइव कर जाते हैं ये पीरियड, और फिर रिहा भी हो जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है और एनआरओ भी मिल जाता है और अगली इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ एस्टैब्लिश हो जाता है, तो देन आई थिंक देयर विल बी अ फाइट इन पंजाब। इसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज मरियम भी डट के बैठी हुई है, और पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट खान साहब को पूरा ट्रस्ट करेगी कि नहीं करेगी। एट द एंड ऑफ द डे बड़ा इंपॉर्टेंट है द ट्रस्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। तो यानी इस फैसले के बाद तो हम यही समझें कि उसूली तौर पर सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई का ही एक मामला रह गया। ये जनरल रिटायर्ड फैज़ अगर कुछ कहते हैं, जनरल रिटायर्ड फैज़ का मामला जो है ना, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जो गली कोई नहीं। अच्छा, सीधी गल बड़ी है आजकल, सारे वीलॉगर्स लगे हुए हैं। अच्छा। को जी माफ़ ही नहीं होना, वो जी फड़ के ले जाएंगे, वो जी स्टार विटनेस जब जनरल फैज़ होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बातें तो ये चल रही हैं। काइट फ्लाइंग ही कहेंगे ना? नहीं, मैं नहीं काइट फ्लाइंग कहता। अच्छा, मैं कह रही हूँ, आप कह रही हैं। हाँ, क्योंकि खान के खिलाफ कुछ नहीं हो सका। नहीं, यू आर रॉन्ग। इन्होंने बहुत आगे चले गए अब। अच्छा। They've gone too far। अगर इस स्टेज पे ये पीछे हट जाते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो आई थिंक आप इसको लाइटली ना लें।